नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 2024 की जंग और सियासी रंग जो है वो अब फिलहाल देश भर में देखने को मिल रहा है। जब से ममता बनर्जी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, उसके बाद से ही लगातार राजनीतिक जो है वो देखने को मिल रही है। नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है और सभी ममता बनर्जी पर तरह तरह के हमले भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां पर बीजेपी ने अभी तक अपने पूरे उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने राजनीतिक मंच से अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और सभी को चौंका दिया, जिसके बाद सभी जो है वो ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद आईएनडीआईए गठबंधन भी जो है वो भी पूरी तरीके से टूट गया है, यानी कि एकला चलो की राह पर ममता बनर्जी निकल गई। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी नौशाद जुड़ चुके हैं। हम फिर नौशाद का रुख करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। नौशाद, 24 का जंग और चुनावी सरगर्मी जो है वो देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी जो है वो अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। देखिए रेखा, कह सकते हैं कि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। सभी अपने समय के अनुसार राजनीति करते हैं और ये चीज आप ममता बनर्जी ने पूरे देश के राजनेताओं को सिखा दिया। उन्होंने पहले ही कहा था कि एकला चलो की नीति पर चलेंगे, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने एकला चलो की नीति पर चलने का काम किया था। हाँ, हाल के दिनों में जरूर देखा गया था कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने महागठबंधन के टीम का हिस्सा रही थी, लेकिन जब मतभेद हुआ तो उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि लोकसभा 24 का जो चुनाव होने जा रहा है पूरे देश में, उसमें ममता बनर्जी खुद को इंडिया गठबंधन से अलग करते हुए अलग होने का संकेत दिया था। उन्होंने अलग भी हुआ और ऐसे में कह सकते हैं कि जब कल 42 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई और जब 42 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब हम इंडिया गठबंधन के साथ साथ बीजेपी के भी जो उन्होंने मुखालफत किया था वो साफ संकेत मिलता हुआ दिख रहा। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल है बंगाल में कि जहां से अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर है और कांग्रेस के 5 बार का सांसद है, पहला चुनाव उन्होंने 1999 में जीता और ब्रह्मपुर सीट से, लोकसभा सीट से उम्मीदवार है और लगातार उस सीट से 5 बार वो जीते आए और वहां पे ममता बनर्जी ने उनके सामने खड़ा करके लाकर रख दिया है पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का। तो इससे साफ संकेत देखा जा रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने आर पार की राजनीति शुरू कर दिया है, अधीर रंजन चौधरी के सामने यूसुफ पठान को लाके खड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन को एक बड़ा चुनौती देने का काम किया है रेखा। गठबंधन को चुनौती देने का काम जो है वो ममता बनर्जी ने किया है और एकला चलो की राह पर वो निकल पड़ी है और इस बीच नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। नौशाद, हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर नित्यानंद राय की अगर हम बात करें तो नित्यानंद राय ने भी अपनी बातों को रखा है और नित्यानंद राय ने जो है वो ममता बनर्जी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान किया, उस पर नित्यानंद राय यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री ने अपनी बातों को रखा है और ममता बनर्जी पर जो है हमला बोला है। नौशाद, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, नित्यानंद तो कह सकते हैं कि उन्होंने एनडीए का साथ रहा है, बीजेपी के नेता है और अभी केंद्र में जिस तरह से उन्होंने मंत्री पद संभाल रहे, तो ऐसे में कह सकते हैं कि उनका लाजमी हो जाता है कि उन्होंने विपक्ष पर जिस तरह से हमला करना चाहिए था, नित्यानंद ने अपना हमला किया। क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस व्यक्ति के सहारे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही थी, जिस नेताओं के सहारे इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाया जा रहा था, आज वही नेता इंडिया गठबंधन से अलग होकर के खुद अब आर पार की लड़ाई करने के लिए बंगाल में नजर आ रही। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नित्यानंद ने अगर ममता बनर्जी के खिलाफ बोला है तो कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, एक दूसरे पर हमला करेंगे। अब नेता चुनाव है, चुनावी समर में अगर हमला नहीं करेंगे तो कब हमला करेंगे? क्योंकि ये सभी नेताओं का एक रूल होता है, सभी नेता ये चाहते हैं कि हम उस वक्त हमला करें जब अपने पार्टी को बहुमत ला सकते हैं, अपने पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो अगर नित्यानंद ने हमला किया तो क्या किया? कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि नेताओं का हमला करना और समर्थन करना उनके स्वभाव में शामिल होते हैं। अगर नित्यानंद ने हमला किया है तो इसमें हम बुरा नहीं मानते, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने पिछले 6 महीने से इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रही थी, इंडिया गठबंधन को लेकर आगे चलने की बात कर रही थी,
और इस मुहिम में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अगुवाई किया था इस गठबंधन को। नीतीश कुमार भी अलग हो चुके हैं, ममता बनर्जी भी अलग हो गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिसके सहारे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ने का काम किया था, इंडिया गठबंधन मोदी को 400 पार रोकने का काम कर रहे थे, तो ऐसे में क्या सफलता उन्हें मिल पाएगी? क्योंकि आपने देखा कि कल राहुल गांधी ने गुजरात का जो उनका दौरा था, उस दौरा को छोड़कर अचानक सीट शेयरिंग को लेकर के वो सीधे दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में बैठक करते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी तक कांग्रेस बहुत कम सीटों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषणा किया है, और बीजेपी कह सकते हैं कि 195 सीट पर घोषणा कर दी उम्मीदवारों की। और अगर बंगाल की बात करें तो ममता ने पूरे सीट पर घोषणा कर दी। तो ऐसे में किस बात का इंतजार कर रही है इंडिया गठबंधन? ये इंडिया गठबंधन के नेताओं को सोचना चाहिए, और इस सोचने पर मजबूर ममता बनर्जी ने कर दिया। अब आने वाला समय बताएगा कि किस नीति के तहत बंगाल में इंडिया गठबंधन काम करते हैं, क्योंकि बीजेपी तो अलग चुनाव लड़ रही है, ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही है। अब इंडिया गठबंधन का क्या फॉर्मूला तय किया है बंगाल के लिए, अब ये देखने वाली बात होगी। रेखा, अगर हम बीजेपी की बात करें नौशाद, तो बीजेपी ने जो है वो अपने उम्मीदवारों को अब तक पूरी तरीके से ऐलान नहीं किया है। कुछ सीटों पर और कई सीटों पर अभी भी कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी है। ऐसे में खबरें ये भी है कि जल्द ही, यानी कि आज या कल में बीजेपी जो है वो अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। नौशाद, देखिए, बीजेपी अपनी मिशन पे काम कर रही है, क्योंकि उनको पता था कि 400 पार अगर हमको करना है तो मिशन के साथ काम करना होगा। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है देश में जो ऑलवेज वेल रहती है, वो हर समय चुनावी मूड में रहते हैं और अपने नेता के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मूड में रखते हैं। आपने देखा कि चुनाव से पहले किस तरह से बीजेपी के हर कोटे से लोग जिले में जाते हैं, जिले में राजशुमारी करते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उसके बाद एक सूची देती है, रिपोर्ट देता है, केंद्रीय नेतृत्व उस सूची पर अमल करते हुए 195 का लिस्ट जारी करता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी का सारा मिशन पूरी तरह से कंप्लीट है, बस उस पर अमली जमा पहनाने की जरूरत है। बीजेपी यानी कह सकते हैं कि उनकी सूची सारा शामिल है, सिर्फ उसे घोषणा करना बाकी है। तो बीजेपी अपनी मिशन में काम कर रही है, क्योंकि मोदी जी लगातार, उनको पता था कि चुनाव कभी भी घोषणा, चुनाव आयोग है, चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि उन्होंने इस चुनावी समर के शुरू घोषणा से पहले उन्होंने राज्य के विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में जाकर के जनता से मुखातिब भी हुए, जनता से मिले हैं, जनता की अपनी योजनाओं को बताया है। और जिस तरह से मोदी गारंटी और पूरा देश मोदी का परिवार जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मोदी एक ऐसे नेता है देश में जो जनता को नब्ज को पकड़ के चलते हैं। मोदी एक ऐसे नेता है जो देश में जो जनता की भावनाओं के साथ चलने का काम करते हैं। उन्होंने अभी महिलाओं को खुश करने का काम किया। महिला दिवस पे आपने पिछले बार देखा था कि रक्षाबंधन को उन्होंने महिलाओं को गैस में सब्सिडी कम करके 100 रुपया कम करके उस समय भी खुश करने का काम किया। इस बार भी महिला दिवस में 100 रुपया कम करके खुश। तो मोदी देश की जो सोच है, जो देश के जो लोग क्या सोचना चाहते हैं, उन्होंने देश के नब्ज को पकड़ लिया है। और यही वजह है कि मोदी 400 पार के नारा लगा रहे, क्योंकि उनको पता है कि पिछले 10 साल से वो सत्ता पे काबिज है और 10 साल से वो देश की राजनीति कर रहे हैं, 10 साल से देश का शासन चला रहे हैं। तो ऐसे में अगर मोदी अपने जो उनका जो मिशन है, वो मिशन के लिए उनके सारे लोग तैयार है, खास करके जिस पार्टी का नेता का तैयार होते हैं तो कार्यकर्ता ऑटोमेटिकली तैयार रहते हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि अगर 400 पार को नारा लगा रहे हैं तो आने वाले समय में इस पर मोदी पहले से ही मिशन पे काम कर रही है। हाँ, ये सोचने वाली जरूरत ज्यादा है इंडिया गठबंधन के लिए कि अभी तक सीट शेयरिंग का मामला वो अभी तक तय नहीं कर पाए, हल नहीं हो पाया। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर हम झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, तो झारखंड और बिहार में अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हुई। और ऐसे में कह सकते हैं कि उनके जो नेता है, जो चुनावी मोड में नजर आना चाह रहे हैं, वो अभी भी भर में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम फील्ड में जा रहे हैं, जनता के बीच में मिल रहे हैं, जनता से वार्तालाप कर रहे हैं और ये भरोसा दे रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के 2024 में चुनाव होना है, उसमें हम ही उम्मीदवार बनेंगे। फिलहाल उसके अंदर भी अभी असमंजस की स्थिति है उन नेताओं के बीच में, क्योंकि पार्टी की तरफ से अभी उनका नाम का ऐलान नहीं हुआ। तो ऐसे में सभी नेता मैदान तो पकड़े हुए हैं, लेकिन मैदान में अपनी दावेदारी को पेश नहीं कर रहे। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के जो नेता है मैदान में अपनी दावेदारी पेश नहीं कर रहे, वहीं दूसरी तरफ मोदी नेताओं को सूची जारी कर रहे हैं।
आ रही है और ममता बनर्जी पर हमला बोला जा रहा है। सभी नेता उन्हें स्वार्थी बता रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो एकला चलो के साथ ही इस चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, सभी उन पर हमलावर नजर आ रहे हैं। नौशाद, पहले दर्शकों को हम सुनाते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसको लेकर क्या कहा है, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है जो न्याय पथ पे चले। धर्म का मतलब है जो अपनी मातृभूमि के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए काम करे। जहाँ न्याय की व्यवस्था हो वहाँ धर्म है, जहाँ सत्कर्म है वहाँ धर्म है। तो धर्म और अधर्म की बीच की लड़ाई है। धर्म आज मोदी जी के साथ है, धर्म न्याय मोदी जी के साथ है। और अधर्म का मतलब है जहां अत्याचार हो, घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, अनीति हो और देश को लूटने का काम करता हो, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए अधर्म के रास्ते पर चलते हो। केजरीवाल जैसे लोग और महागठबंधन जैसे लोग अधर्म के पथ पर चलने वाले हैं, वे लोग अधर्मी करने वाले। वह गठबंधन है जो परिवारवाद पर विश्वास करता है और तुष्टीकरण की नीति पर चलता है। वहाँ स्वार्थ है और वहाँ सत्ता के लिए स्वार्थ की इतनी टकराहट है जिसकी कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है। और उसको न देश के लोगों से मतलब है, न देश से मतलब है, न विकास से मतलब है। ऐसे लोगों में जहाँ स्वार्थ की ही बात होती है वहाँ तो टकराहट होगी। एनडीए में कब तक सीट शेयरिंग होने की उम्मीद है? आपको पता चल जाएगा, लेकिन जल्द ही। लेकिन चिराग नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, कहीं ना कहीं जो कोई नाराज नहीं है एनडीए में, कोई नाराज नहीं है। या कहीं से कोई भ्रम फैला रहा होगा, कहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब एक साथ है, एकजुटता के साथ है, मजबूती के साथ है। और एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और 40 की 40 सीट बिहार की जीतेगी। तो नित्यानंद राय ने यहां ममता बनर्जी के साथ साथ तमाम नेताओं पर हमला बोला है, चाहे वो महागठबंधन में परिवारवाद को लेकर हो रही राजनीति को लेकर के अपनी बात रखनी हो या फिर एकला चलो की बात को लेकर के ममता बनर्जी को घेरना हो। उन्होंने महागठबंधन के सभी नेताओं पर हमला बोला है और साथ ही अपनी बातों को रखा है। नौशाद, कैसे आप देखते हैं नित्यानंद राय के इस बयान को? देखिए, हम कह सकते हैं कि महागठबंधन की तरफ से जिस तरह से नित्यानंद ने आरोप लगाया है और कह रहे हैं कि जिस तरह से परिवारवाद की राजनीति कर रही है आरोप, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी परिवार हो, ये तमाम आरोप विपक्ष के या सत्ता पक्ष के हर नेता ये लगाते आए हैं कि जिस तरह से परिवारवाद की राजनीति लगातार आपने देखा कि पिछले दिनों आज नित्यानंद लगाए हैं, तो पिछले दिनों आपने देखा कि देश के पीएम ने भी लगाया था, बिहार में भी उन्होंने लगाया था लालू यादव पर। ऐसे तमाम आरोप लगाते रहे हैं और समय समय पर ऐसे आरोप को लोग देखते भी रहे। लेकिन हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने एडवांस राजनीति की शुरुआत कर दी है। उन्होंने लोगों को अब बताया कि देश में किस तरह से राजनीति लोग कर रहे हैं, कैसे राजनीति की जाना चाहिए। ये बीजेपी ने लोगों को सिखाने का काम कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी ने लगातार अपने नेताओं को हर मंच पर उतारने का काम किया और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब अपने नेता का सूची जारी कर दी है लोकसभा को लेकर के, तो अब उनके नेता पूरी तरह से पूरे फील्ड में है, जनता से मिल रहे हैं, जनता से वार्तालाप कर रहे हैं। और ऐसे में 2024 में जो मोदी का जो नारा था 400 पार का, उस मिशन पर काम कर रहे हैं। एक तरफ आरोप भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मिशन पे काम कर रहे हैं और अभी तक इंडिया गठबंधन के लोग बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से आगे निकलते हुए उन्होंने 42 सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और ऐसे लोगों को अधीर रंजन चौधरी लगातार जो कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में या राज्यसभा में आवाज बनते थे, आज उनका आवाज को रोकने के लिए, उनका आवाज को दबाने के लिए यूसुफ पठान को सामने लाया। कह सकते हैं कि यूसुफ पठान एक इंटरनेशनल हीरो है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, लोग उसे पसंद करते हैं, उसे लोग देखना चाहते हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि 5 बार का सांसद अधीर रंजन चौधरी जिस सीट पे वो दावा कर रहे थे कि 6ठी बार वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन अब ऐसे उनकी भंवर पे थोड़ा सा चैलेंज आ गया है। उनकी चुनावी रणनीति में कहीं ना कहीं खटास होती हुई नजर आ रही है कि अगर वो चुनाव हारते हैं तो बंगाल पे किसके कंधे पर तीर रख करके एनडीए या बात करें इंडिया गठबंधन या कांग्रेस चलाएगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने अपनी चाल पर वो कामयाब रही है, लेकिन अब उनकी चाल को किस तरह से, चाहे वो बीजेपी के लोग
लगातार आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं को लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी ने अपना एकला चलो का जो नारा दिया था उसे उन्होंने अमली जामा तक पहुंचाया है। नौशाद हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी जुड़ चुके हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे इसी सभी मुद्दों पर। चूंकि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है सत्येंद्र, और जिस तरीके से सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का लगातार ऐलान कर रही है, इन सब के बीच चुनावी सभा में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान किया वो सभी को चौंकाने जैसा है और सभी नेता इसको लेके ममता बनर्जी को घेरने का भी काम कर रहे हैं। सत्येंद्र, देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था, इकला चलो का जो नारा लगाया था कहीं ना कहीं वो साबित हो गया है और उन्होंने अचानक अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने जो है उतार दिए हैं। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल है, यूसुफ पठान भी शामिल है और मोइना मोत्रा भी शामिल है। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग नहीं करते हैं, अन्य राज्यों से हैं। ऐसे में ये सब बड़ी चौंकाने वाली बात है और कांग्रेस के लिए भी बड़ी कहीं ना कहीं उसको कमजोर करने की बात है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कई राज्यों में ये चीजें निकल कर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन लगातार कमजोर होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार का आंकड़े की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में ये रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। लगातार इंडिया गठबंधन कमजोर होता जा रहा है। पहले आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में आरएलडी यहां से निकल के चली गई, सीटों के बंटवारे को लेकर के चीजें नहीं बन पाई, तो अजीत सिंह की पार्टी भी वहां से निकल गई। अब ऐसे में अब झारखंड से भी खबरें आ रही हैं कि सीपीआई की पार्टी, सीपीआई जो है वो भी कहीं ना कहीं वहां से हट रही है। करीब 16 सीटें झारखंड में हैं और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जो ममता बनर्जी ने चौंका दिया है कि वहां एकदम 42 लोगों को जो अपने उम्मीदवार है उनकी लिस्ट जारी कर दी, तो वाकई में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन कमजोर होता दिखाई दे रहा है। और जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं इंडिया गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के जो साथ है, उनकी लगातार ताकत बढ़ती जा रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन काफी नुकसान उठाएगा और एनडीए की तरफ लगातार जो लोग बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलेगा। तरीके से ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों का एकला चलो के तौर पर उन्होंने ऐलान पहले ही किया था और उसी हिसाब से वो चली भी, लेकिन यूपी में जो है वो आईएनडीआईए गठबंधन में एकजुटता नजर आई। अखिलेश यादव और साथ ही राहुल गांधी जो है वो सीटों को लेकर के सहमत हुए और अपने अपने उम्मीदवार भी उन लोगों ने उतार दिया है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश की जो थी थोड़ी दिन पहले जरूर गड़बड़ाई थी चीजें और उसी की वजह से आरएलडी जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से अलग हुई थी। उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि आरएलडी पश्चिम यूपी में किसानों की हितैषी मानी जाती है, कहीं ना कहीं वहां की तमाम सीटों पर प्रभावित है। और ऐसे में जब एकदम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया गया तो आरएलडी सीधे ही अपना जाकर के एनडीए में शामिल हो गई, तो ये भी एक झटका था उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब सपा और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है वो 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, बाकी 62 सीटों पर आपका समाजवादी पार्टी लड़ रही है। साथ ही साथ कुछ छोटे दल हैं उनको भी समझाने की या उनको कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश की गई है, उनको भी खुश करने की इसमें जो है कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राहुल गांधी की जो यात्रा निकली थी उसमें भी तमाम सपा के लोग शामिल हुए थे, अखिलेश यादव खुद शामिल हुए थे। फिलहाल कुछ दिन पहले जब सीटों का निर्णय नहीं हो पाया था तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये खटास हो रही थी कि ना जाने क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस उस समय ज्यादा मांग रही थी सीटें, तो उनकी चीजें साफ नहीं हो पा रही थी। लेकिन अजय राय यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था कि हम उनको जो है इतनी सीटें दे रहे हैं, हालांकि सीटों का निर्णय नहीं हो पाया था। अगर यूपी का जो इंडिया गठबंधन चला है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी ने किया है और इसी वजह से जो है कांग्रेस को उसने जो सीटें दे दी वो ले ली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहाँ की समाजवादी पार्टी प्रभावशाली पार्टी है और ऐसे में कांग्रेस ने उसकी सारी शर्तों को माना है। शायद यही वजह है कि यहाँ इंडिया गठबंधन अभी समाजवादी के साथ में कांग्रेस का बना हुआ है। अन्य राज्यों में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को हावी समझती थी, तो इसी वजह से जो है ये इंडिया गठबंधन की टूट की खबरें निकल कर आ रही, फिर चाहे झारखंड की बात करें चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, या हो सकता है कि अभी और कोई ऐसे राज्य होंगे जहां पर सीटों को लेकर सहमति ना हो पाए और लगातार इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा। रेखा जी।
इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि 2024 के रन को लेकर के सभी पार्टियां एकजुट हो चुकी है। देर रात बीजेपी का मंथन चला है सत्येंद्र और सीटों पर जिन सीटों पर अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, इसको लेकर रात भर बीजेपी के नेताओं ने मंथन किया है और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे हैं। देखिए, अब बीजेपी में जिस तरीके से सीटों का कलेक्शन किया जा रहा है, लोगों को जिस तरीके से उनके नाम की लिस्ट जारी की जा रही है, यूपी के 51 लोगों की सीट की लिस्ट में नाम जारी कर दिए गए थे। आला कमान की ये बैठक हुई थी, इसमें तमाम सब लोग आला कमान के लोग शामिल हुए थे और जल्द ही उन लोगों की लिस्ट भी जारी हो जाएगी जिन पर समाज में भारतीय जनता पार्टी मोहर लगाना चाह रही है, मतलब अपने क्षेत्र से वहां से उनको उम्मीदवारी साबित कर रही है। लेकिन एनडीए गठबंधन के एनडीए में बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो इसमें जो है छोटे छोटे दलों को कहीं ना कहीं उनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है कि उनको कुछ ना कुछ तो दिया जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर ना हो, एनडीए गठबंधन कमजोर ना हो। तो इसमें राजभर भी अपनी उम्मीदें लगाए हुए हैं और तमाम निषाद पार्टी के लोग भी इसमें उम्मीद लगाए हुए हैं, आरएलडी के लोग भी उम्मीद लगाए हुए हैं। शायद यही वजह है कि जो मीटिंग हो रही भारतीय जनता पार्टी की, इस पर कोई निर्णय निकले और वहां के उम्मीदवारों को सूची में शामिल किया जाए। पश्चिम यूपी की कई सीटें ऐसी हैं जो इनके गणित फेल कर रही हैं और उसी पर मंथन चल रहा है। मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी जल्दी लिस्ट जारी करेगी और कहां किस प्रत्याशी को लड़ाना है यह भी पता चलेगा। रेखा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आईएनडीए गठबंधन एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी यानी कि एनडीए और ममता बनर्जी एकला चलो की राह पर है। नौशाद, अगर हम देखें तो जो ये मुकाबला होने वाला है देश में, बीजेपी बनाम मतलब एनडीए बनाम आईएनडीए प्लस टीएमसी, वही नजर आ रहा है नौशाद? देखिए रेखा, कह सकते हैं 2024 का चुनाव ममता दीदी के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हम कह सकते हैं कि इसका सीधा मुकाबला ममता दीदी को अब एक नहीं बल्कि दो लोगों से करना होगा और उसमें एनडीए जहां एक तरफ है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो राजनीतिकार हैं इस बात को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ममता दीदी अपना एकला चलो की नीति पर चुनाव लड़ रही है तो ऐसे में इस बार ममता दीदी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है क्योंकि पिछले बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो 22 सीट हासिल किया था और ऐसे में इस पिछले बार वहां पे एनडीए यानी बीजेपी भी अपने तरीके से पूरी मेहनत की थी और उन्हें बंगाल में सफलता मिला था क्योंकि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र रहा है रेखा जहां पे बांग्ला भाषी के लोग ज्यादा है और वहां पर अगर हिंदी भाषी को उम्मीदवार जाते हैं और सभा में अगर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं या आम जनता को थोड़ी सी हिंदी समझने में कठिनाई होती है और जिस तरह से ममता दीदी ने यूसुफ पठान को वहां से उम्मीदवार बनाया है यानी बाहरी भीतरी का खेल भी उन्होंने किया है। तो ऐसे में अब ये सवाल भी उठने लगा है बंगाल में कि जहां एक तरफ ममता दीदी लगातार विरोध करती नजर आ रही थी, जब यशवंत सिन्हा बंगाल से कांग्रेस के उम्मीदवार थे आसनसोल से, तब उन्होंने सवाल उठाया था और 2024 का चुनाव आसान नहीं होने वाला क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी से उनका सीधा मुकाबला होगा और ऐसे में इस बार उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस तरह से एकला चलो की नीति पर उन्होंने लोग विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उसमें सफलता मिली थी और सरकार बनाया था, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगर जोर आजमाइश हुई तो कहीं ना कहीं जो बांग्ला भाषी क्षेत्र रहे हैं जहां पे प्रभाव रहा है बंगालियों का, वहां पे ममता दीदी तो छक्का मार सकती है, लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पे ममता को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। रेखा, बिल्कुल नौशाद, तो आईएनडीए गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से बिखर चुका है, लेकिन इसके बाद भी जो इस वक्त माहौल देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है वो जो है वो एक तरफा नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष जो है वो अभी भी पूरी तरीके से एकजुट नजर नहीं आ रहा है, कई जगहों पर अभी भी तालमेल सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन बीजेपी भी जो है वो अब अपनी रणनीति में लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार जनसभाएं हो रही है, चुनावी बिगुल अब तक नहीं बजा है नौशाद। लेकिन उससे पहले जिस
जिस तरीके से योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। उन्होंने 2024 के रन का मोर्चा अपने हाथों में ले लिया है और एक के बाद एक जनसभाएं कर रहे हैं, योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, यानी कि चुनावी सौगात देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं से भी पीछे नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार मोदी की गारंटी का जिक्र भी कर रहे हैं। रेखा, हमने पहले कह दिया कि मोदी एक ऐसे राजनेता हैं जो देश की नब्ज को पकड़ कर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि 2024 को चुनाव होना है। 2024 के चुनाव के बाद एक बार फिर से जो उन्होंने आलापा है 400 सीट पार, और कहीं ना कहीं 24 के बाद 29, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, कसरा मथुरा और काशी बाकी है। तो ऐसे तमाम वादे हैं और मोदी जी जानते हैं कि इन वादों को तभी हम पूरा कर पाएंगे जब चुनावी रंग में पूरी तरीके से रंग के उतरेंगे। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार अपने चुनावी सफर को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रही है। और आपने देखा भी कि चुनाव इलेक्शन कमीशन अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं की है, उन्होंने अभी देश में आचार संहिता भी नहीं लगी। और ऐसे में कह सकते हैं कि विभिन्न राज्यों का दौरा कर पीएम मोदी ने वहां का स्थानीय लोगों को और उन राज्यों को सौगात पहुंचाने का काम किया है। कह सकते हैं उन्होंने झारखंड का भी दौरा किया, बंगाल का भी किया और इधर का बिहार का भी किया। तो ऐसे तमाम राज्यों में मुख्य पीएम मोदी जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी देश में आचार संहिता लागू हो सकता है, कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकती है। तो फिर उनका जो मैनिफेस्टो में जो शामिल वादे थे, वो वादे अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने जो वादा किया था, उन वादों को अमली जमा पहनाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, मंचों से कह रहे हैं, अपने भाषण में कह रहे हैं कि इस बार देश में मोदी गारंटी चल रही है। और कहीं ना कहीं जहां भी योजना दे रहे हैं, उन्होंने पिछली योजनाओं को याद कराते हुए कह रहे हैं कि हमने पिछली बार यहाँ पे इस चीज को घोषणा किया था और ये जो चीज पूरा हो रहा है, ये मोदी का गारंटी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी अपने मिशन पे चल रही है, बीजेपी अपने मिशन पे काम कर रही है। फिलहाल सोचना होगा इंडिया गठबंधन को, फिलहाल सोचना होगा अदर पार्टियों को, जो नेता चुनावी समर में कूदने वाले हैं, उन्हें अब समझने की जरूरत है कि किस तरह से बीजेपी और मोदी को मुकाबला करेंगे। अगर बीजेपी और मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी जो नारे के साथ आगे बढ़ रही है, वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक बात यह भी है कि जिस तरह से 10 साल पीएम मोदी ने देश में शासन करने का काम किया है, देश को चलाने का काम किया है, उन्होंने ये भी गारंटी कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे। फिलहाल उनके इस मिशन थोड़ा कमी रहा है, उनके इस मिशन में थोड़ी सी कमी देखी गई है। ऐसे में देश के युवा भी सवाल उठा रहे हैं कि जिन वादों के साथ उन्होंने 10 साल सत्ता पर काबिज रहा, उन वादों को क्या हुआ। तो तमाम वो चीज है, देश की जनता भी समझ रहे हैं, देश के नेता भी समझ रहे हैं, देश के गद्दी सिंहासन पर बैठे राजनेता भी समझ रहे हैं कि किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना है। और जनता भली भांति समझ रही है कि पिछले 10 वर्षों में देश का क्या विकास हुआ, पिछले 10 वर्षों में देश कहां खड़ा है। क्योंकि हमने बात किया था कि देश उस शिखर पर जाकर खड़ा होगी जहां कोई सोचा भी नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भारत उस स्थान पर खड़ा होने के लिए कितना तैयार है, यह आने वाला समय बताएगा। और इसका तय करने वाला देश की जनता है, देश की युवा है। देश की जनता जो है उसके हाथों में अंतिम फैसला होता है और 2024 का बिगुल जैसे ही बजेगा तो जनता जो है उसे अच्छे से पता है कि उसे किस उम्मीदवार को और किस प्रत्याशी को वोट दे करके जो है वो जीत दिलानी है और किस पार्टी को केंद्र की सत्ता में एक बार फिर से काबिज करने का मौका देती है या किसी नए पार्टी को मौका देती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद नौशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो 2024 के बिगुल जो है वो अब तक नहीं बजा है, लेकिन प्रत्याशियों और पार्टियों की ओर से लगातार जनसभाएं की जा रही है, योजनाओं की सौगात दी जा रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में क्या कुछ देश की राजनीति में उलटफेर नजर आता है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।